हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में 12th क्लास के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। तो इस चैप्टर की हम थोड़ी समरी आज जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये चैप्टर बेसिकली जो है अब सामाजिक संस्थाएं क्या हैं बेसिकली वो बताता है। तो इसमें आपका मेन तो हो गया जातियां हो गई, परिवार हो गए, रिश्तेदारी नातेदारी हो गई, जो भी मतलब समाज का हिस्सा है वो उन्हीं को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम इसकी पूरी डिटेल समरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या समरी है? कोई भी समाज संस्थाओं के बिना नहीं चल सकता है। यानी समाज का जो जो हिस्सा है, क्या हिस्सा है, सब यही समाज, लोग, रिश्तेदार, परिवार, जातियाँ, यही समाज का हिस्सा है। तो इनके बिना समाज चल नहीं सकता। तो आमतौर की भाषा में भी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई हमें समाज में रहना है। इसलिए सभी समाजों ने अपने क्रियाकलापों को ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ एक संस्थाओं का निर्माण किया है। इन संस्थाओं को अलग अलग हिस्सों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे बांटा गया है, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। ये मेन हिस्से हैं इस समाज के। इस अध्याय में केवल सामाजिक संस्थाओं का ही जिक्र किया जाएगा, क्योंकि चैप्टर ये है सामाजिक संस्थाएं। ठीक है। तो भारत में भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं व्याप्त हैं। उनमें से जाति व्यवस्था, विवाह, परिवार, नातेदारी इत्यादि प्रमुख है। इस अध्याय में इन संस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। जाति व्यवस्था अपने आप में भारतीय समाज की एक ऐसी संस्था है जिसकी उदाहरण संसार के किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलती। यानी यहाँ इतनी विविध प्रकार की जातियाँ हैं जो कि ऐसा शायद ही आपको किसी और देश में देखने को मिले। जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार भेदभाव है। चाहे कई आधारों पर और देशों में भी भेदभाव देखने को मिल जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था के हिसाब से नहीं मिलता। जैसे आप यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के जो देश हैं, यूएसए भी हो गया, उनमें शामिल है, वहाँ पर भेदभाव है। लेकिन वहाँ कौन सा भेदभाव है? रंग का भेदभाव है, गोरे काले का। वहाँ जाति का भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ हमारे ही देश में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ उच्च जातियाँ बता दी गई हैं और कुछ नीची जातियाँ। तो उच्च जाति वाले नीची जाति वाले को हमेशा नीचा ही समझते हैं, चाहे उसका रंग गोरा ही क्यों ना हो। तो ऐसी व्यवस्था आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलती। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसने खान पान, विवाह करने और सामाजिक संबंधों इत्यादि के संबंध में बहुत से नियम बनाए हुए थे। व्यक्ति के पास चाहे जितनी मर्जी योग्यता हो, वह उसे तमाम आयु परिवर्तित नहीं कर सकता था। यानी कि जिस जाति में पैदा हो गया उसी जाति का बना रहेगा और वैसा ही खाएगा पिएगा, जैसे नियम बने हुए हैं, रीति रिवाज हैं। अपनी ही जाति में विवाह करने की इजाज़त जो समाज दे रहा है या जैसे रीति रिवाज चले जा रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और जो संबंध है, जहाँ उठना बैठना है, कौन दोस्त होंगे, वो भी उन्हीं उसकी जाति पर ही निर्भर करते थे। वैसे तो बहुत से समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, परंतु घुरिये के अनुसार यह इतनी जटिल व्यवस्था है कि इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 परिभाषाएं दी हैं, वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। चाहे प्राचीन समय से लेकर के 20वीं शताब्दी तक जाति प्रथा के पांव मजबूती से भारतीय समाज में बने रहे, परंतु अंग्रेजों के आने के पश्चात तथा स्वतंत्रता के पश्चात जाति प्रथा कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई और आज के समय में तो काफ़ी पहले के मुकाबले बहुत ही चेंज हो गया है। विधानों, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, पश्चिमी शिक्षा जैसी प्रक्रियाओं ने जाति प्रथा को आज के समय में काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। हमारे देश में एक ऐसा समुदाय भी है जो आधुनिक समाज तथा अवस्था से दूर जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों इत्यादि में आदिम अवस्था में रहता है। इसे जनजातीय समुदाय कहते हैं। इसकी अपनी ही संस्कृति तथा भाषा उसे होती है तथा अपना ही समाज होता है। ये बाकी देश के लोगों से, शहरों से घुले मिले नहीं होते और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि ये अपना एरिया छोड़कर बाहर रहने भी नहीं जाते, ना मिलते जुलते हैं। उसी में मान लीजिए कोई
जनजाति किसी जंगल के में रहती है तो वो वहीं रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती, वहीं अपने वो जीवन यापन के साधन अपने जो है वहीं पर निकालते हैं। शिकार करना है या खेती करनी है या जंगल में जो है फल खोजने हैं, वो जो भी तरीका है उनका उसी एरिया में भौगोलिक क्षेत्र में रहेगा, उससे बाहर वो नहीं जाएंगे। जनजाति को कबीला, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने सुना भी होगा शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति। यह माना जाता है कि भारत के असली निवासी तो यही हैं। जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्हें जंगलों की तरफ खदेड़ दिया गया था। क्योंकि यह लोग आदिम अवस्था में रहते हैं, इसलिए इनके उत्थान तथा कल्याण के लिए सरकार ने कई प्रकार के कल्याण कार्यक्रम चलाए। यहाँ तक कि उन्हें शैक्षिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया ताकि अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इनके नाम तो संविधान में भी दर्ज है। परिवार हमारे समाज की सबसे मौलिक संस्थाओं में से एक है। संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर परिवार मौजूद ना हो। वो हमारे देश में ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में आप चले जाइए, वहाँ परिवार जरूर मौजूद रहेगा। समाज में बहुत सी संस्थाएं बनी, विकसित हुई तथा खत्म हो गई, परंतु परिवार हमेशा सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो परिवार नाम की यह संस्था हमेशा से है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि जो परिवार में जन्मे बच्चे हैं, यानी पति पत्नी के जो अपने जो पैदा हुए बच्चे हैं वही परिवार का हिस्सा होते हैं, जो इतना छोटा और स्थायी है कि उससे बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण हो सके। जो हमदर्दी तथा प्यार व्यक्ति को परिवार में रहकर प्राप्त होता है, कहीं और प्राप्त नहीं होता। मतलब परिवार यानी पति पत्नी है और कोई किसी बाहर से कोई बच्चा आ जाए वो परिवार का हिस्सा नहीं है। जो उनका अपनी जन्म लेता है अपने परिवार में, वही परिवार का हिस्सा समझा जाता है। परिवार व्यक्ति के लिए हर एक प्रकार के कार्य करता है। परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, उनका पालन होता है, उनका पोषण होता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनका समाजीकरण किया जाता है। माँ बाप ये ध्यान रखते हैं कि वो अच्छे से रहना सीख सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो सेटल हो जाएं, उनका जीवन यापन का इंतजाम हो जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो परिवार ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के लिए काम करती है और कोई दूसरा काम करने नहीं आता। हमारे समाज में कई प्रकार के परिवार कई आधारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि संख्या के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर, सत्ता के आधार पर। वैसे मुख्य रूप से हमारे समाज में एकाकी परिवार तथा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकाकी परिवार। तो एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि पति पत्नी और उसके बच्चे, और जॉइंट फैमिली उसमें पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप और चाचा ताऊ सब एक साथ, पूरा कुनबा एक साथ रहता है। चाहे बहुत सी प्रक्रियाओं के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परंतु फिर भी एकाकी परिवार हमारे सामने आ रहे हैं। तो आजकल कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के समय में संयुक्त परिवार बहुत कम है टूट कर, और एकाकी परिवार बढ़ते जा रहे हैं। नातेदारी। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो नातेदारी है, यानी जो हमारी संस्था है वो नातेदारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रेगुलरली आता ही रहता है, तो ये ज़रा ध्यान से सुनेंगे। नातेदारी ऐसे संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। वंशावली संबंध परिवार के द्वारा विकसित होते हैं। नातेदारी संसार के सभी समाजों में व्याप्त है। तो नातेदारी मतलब अपने परिवार की एक्सपेंशन। तो नातेदारी के लिए बंधुत्व, संगोत्रता तथा स्वजनता इत्यादि जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। नातेदारी मुख्य दो आधारों पर विकसित होती है। पहला है रक्त संबंधों के आधार पर, यानी ब्लड रिलेशन, तो परिवार हो गया। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड नातेदारी है, मतलब बढ़ाई हुई, वो जैसे शादी के बाद संबंध बनते हैं। तथा इसमें केवल रक्त संबंधियों को ही शामिल किया जाता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, दादा पौत्र इत्यादि, यानी एक परिवार, एक कुनबा। दूसरा आधार है विवाह। विवाह के आधार पर नातेदारी जो बनती है वो, इसमें केवल विवाह संबंधियों को ही
शामिल किया जाता है, जैसे कि सास ससुर हो गए, जीजा, साला, साली, ननद इत्यादि, बहनोई। नातेदारी में 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय। प्राथमिक संबंधों में वे संबंध आते हैं जो सीधे तौर पर बनते हैं, जैसे पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री इत्यादि, ये प्राथमिक संबंध हो गए। द्वितीय संबंधों में प्राथमिक संबंधों के आधार पर बनते हैं, जैसे पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा। तृतीय संबंध द्वितीय संबंधों के कारण बनते हैं, जैसे पिता के भाई की पत्नी तो चाची हो गई, या मामा की पत्नी मामी हो गई, माँ के भाई की पत्नी। तो इस तरह नातेदारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और 3 स्टेजेस इसकी बता दी गई है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इन तीनों स्टेज में आपको सबसे पहली तो हो गई जो अपने डायरेक्ट हैं, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए। दूसरी हो गए चाचा चाची, मामा मामी। और तीसरे जो है उसमें चाचा की पत्नी यानी चाची और मामा की पत्नी यानी मामी, इस तरीके से हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये समरी इस चैप्टर की हमने शेयर कर दी आपके साथ। लगभग यही पूरा चीज़ जो अभी हमने समरी बताई है, यही सारी चीज़ इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं, जिसको आप शब्दावली कह सकते हैं। वो कुछ खास शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे और एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन आंसर्स में इस्तेमाल होंगे। तो उनके मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे जाति, कास्ट, वह अंतर्वैवाहिक समूह जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, यानी जन्म से ही डिसाइड हो जाता है कि किस जाति का है, जिसने सामाजिक सहवास, खान पान, पेशे इत्यादि से संबंधित सख्त नियम बनाकर रखे थे। यानी रीति रिवाज, जिस जाति में जन्म लिया है, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो ब्राह्मणों में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वही सख्त नियम फॉलो करने हैं। किसी और जाति में जन्म लिया है तो उस जाति के जो रीति रिवाज हैं, नियम हैं, वही फॉलो करने पड़ेंगे। संस्कृतिकरण, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियों के लोग किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू तथा सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संस्कृतिकरण हो गया। यानी ऐसी जातियां जो समाज में नीची या पिछड़ी समझी जाती हैं, वो जो ऊंची जातियां समझी जाती हैं, उनके जैसा व्यवहार करके, उनके जैसा रीति रिवाज अपना के और उनके जैसा अपने आप को दिखा करके अपनी स्थिति को, सामाजिक स्थिति को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। प्रबल जाति यानी डोमिनेंट कास्ट, जो मजबूत है, जो अपना प्रभुत्व रखती है, तो जो डोमिनेट करती है सबको। यह शब्द ऐसी जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में काफ़ी बड़ी होती है, तो उस एरिया में उसका दबदबा होता है उस जाति का, वो प्रबल जाति हो गई। वह उस क्षेत्र में अपने पैसे या शक्ति के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। इसके सदस्य कम भी हो सकते हैं। जनजातीय, ट्राइबल, जैसा पहले अभी हमने पढ़ा था कि यह एक आधुनिक शब्द है, उन समुदाय के लिए प्रयोग होता है जो बाकी समाज से कटकर दूर रहते हैं, जो प्राचीन तथा उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन निवासी हैं। ये हमारी सभ्यता से दूर जंगलों, पहाड़ों पर रहते हैं तथा इनकी अपनी अलग दुनिया, संस्कृति होती है। आदिम, मौलिक तथा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हों, तो ऐसे समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हों। मूल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, परिवार का वह रूप, एकाकी भी कहते हैं इसको, जिसमें केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, जैसे ही शादी होगी वो अपनी अलग फैमिली, अलग रहने लगेंगे, उनकी अलग न्यूक्लियर फैमिली होगी। संयुक्त परिवार, परिवार का वह रूप जिसमें 2-3 पीढ़ियों के सदस्य इकट्ठे एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, यानी दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और बच्चे, सबके अपने अपने अलग अलग, ये सब एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। तो ये हो गया संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। अगला शब्द है प्रतिस्थानिक यानी पैट्रिलोकल, परिवार का वह रूप जिसमें विवाह के पश्चात पत्नी पति अथवा उसके पिता के घर जाकर रहती है। तो ये प्रतिस्थानिक हो गया, यानी हिंदुस्तान में यही कल्चर है कि जब स्त्री विवाह होता है तो स्त्री अपने पति के घर जा कर के रहती है।
पत्नी स्थानिक परिवार का वह रूप जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी के घर जाकर रहता है। तो कुछ शायद जातियों में, कुछ ट्राइब्स में ऐसा भी कल्चर है जहाँ पर पति अपना घर छोड़ के पत्नी के घर जाकर रहता है। मातृवंशीय समाज, वह समाज जहाँ पर वंश का नाम माता के नाम से चलता है तथा जायदाद माँ से बेटी को मिलती है। पितृवंशीय समाज, वह समाज जहाँ पर वंश का नाम पिता के नाम से चलता है तथा जायदाद पिता से पुत्र को मिलती है। तो आपको पता ही है कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो है वो पितृवंशीय समाज ही है। मातृवंशीय समाज कहीं कहीं पर, बहुत कहीं किसी ट्राइब में देखने को मिलता होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा चैप्टर हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसके हमने समरी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो भी नए हैं, तो आपको अगले वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो फटाफट से मिल जाएगी। धन्यवाद।